हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आज हम डिस्कस करेंगे सिलोगिज्म एंड लॉजिकल डिडक्शन का सेकंड पार्ट। इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, उसमें हमने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज 10 क्वेश्चन तो सिलोगिज्म लॉजिकल डिडक्शन का होगा, साथ में यहाँ पर 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के भी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोला जा रहा है, all good athletes wants to win and all athletes who wants to win it a well balanced diet। तो जो गुड एथलीट है उनको जीतना ही है, दे wants to win। और जितने भी एथलीट हैं जो जीतना चाहते हैं वो एक वेल बैलेंस्ड डाइट खाते हैं। therefore all athletes who do not eat a well balanced diet are bad athletes। द बेस्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट हमें निकालना है कि बेस्ट कंक्लूजन कौन सा है। नो बैड एथलीट्स वांट्स टू विन, ये हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एग्जैक्ट कंक्लूजन ये हम नहीं हो, ये बेस्ट कंक्लूजन नहीं है। नेक्स्ट, नो एथलीट हु डज नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज अ गुड एथलीट। यही तो स्टेटमेंट चीख चीख के कह रहा है कि भैया जो भी गुड एथलीट हैं वो वेल बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, और जो नहीं खाते वो गुड एथलीट नहीं है। ये बेस्ट कंक्लूजन है। नेक्स्ट, एवरी एथलीट्स हु ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज अ गुड एथलीट। ये हो भी सकता है, मे एंड मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऑल एथलीट्स हु वांट्स टू विन आर गुड एथलीट, ये भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो ये हम बोलेंगे कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें 4 स्टेटमेंट दे दिए, 1 2 3 4। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। 1 एंड 2 ट्रू, 3 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स। तो हमें बताना है कौन सा डेफिनेटली डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझिए, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। देखिए, सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, सबसे पहले तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा कि कलर का कुछ पार्ट प्लीजेंट नहीं है। अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो ये एक पॉसिबल डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। इसमें आप ये बता रहे हैं कि कुछ कलर प्लीजेंट भी है, और आप ये भी बोल रहे हैं कि कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है। देखिए, हमें लगता है कि सम ए आर बी एंड सम बी आर, सॉरी, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट भी सेम है। नहीं यार, दोनों अलग अलग है, इसको दिमाग में डाल लीजिए। दे बोथ आर डिफरेंट स्टेटमेंट। कुछ ए बी है, ये पॉजिटिव बोल रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी है, और यहां पर बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। तो देखिए, ये एक पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है। अब यहां पर हमें निकालना है कि कौन सा डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, चले, पहला ऑप्शन दिया 1 एंड 2 आर ट्रू, क्या फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है? ऑल कलर आर प्लीजेंट, क्या सभी के सभी कलर प्लीजेंट है? देखिए, ये डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कलर का पोर्शन, मान लो ये अगर कलर का पोर्शन है तो ये कभी भी प्लीजेंट में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कलर का पूरा कलर जो है वो प्लीजेंट में नहीं जाएगा, ये एकदम निश्चित तौर पर गलत है, डेफिनेटली फॉल्स। सम कलर आर प्लीजेंट, देखिए, सम कलर आर प्लीजेंट ये एक पॉसिबल केस है, कि यहाँ पर एक पॉसिबल केस है, दिस इज अ पॉसिबल केस कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, दिस इज अ डाउटफुल सिचुएशन। नो कलर इज प्लीजेंट, देखिए, कलर और प्लीजेंट अगर आप देखेंगे तो ये भी एक पॉसिबल केस है, ये भी एक पॉसिबल केस है जहां पर कलर और प्लीजेंट दोनों आपस में कनेक्टेड ना हो। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों डायग्राम पॉसिबल है। तो ये भी हमारे लिए डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, दिस इज ऑल्सो डाउटफुल, मतलब है तो दोनों गलत बट डाउटफुल सिचुएशन, बट ये डेफिनेटली फॉल्स है। तो पहला एंड सेकंड सही है, ये तो हम बोलेंगे गलत हो गया। 3 इज ट्रू, 3 ट्रू दिख रहा है क्या? नहीं भाई, फॉल्स है, डाउटफुल सिचुएशन, ये भी गलत। सेकंड इज फॉल्स, सेकंड जो है वो डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, यहां पर लिखा डेफिनेटली कंक्लूड, तो ये फॉल्स है बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, दिस इज अ डाउटफुल केस, पॉसिबल, मतलब ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी, तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा 4, ओनली 1, मतलब 1 इज फॉल्स, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। ऑल कलर आर प्लीजेंट, कभी भी कलर पूरा का पूरा प्लीजेंट में नहीं जा सकता।
मतलब ऑल कलर आर प्लीजेंट, ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर लिखा है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। बस इतना ही लिखा है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। मैं भी आपको मिलते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई मॉर्निंग वॉक किया करो, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दिस इज जस्ट अ सजेशन। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया है कि सभी हेल्दी पीपल, जितना भी हेल्दी पीपल, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। देखिए यहाँ से स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि जितने भी हेल्दी पीपल है वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है। और भी लोग हैं जो हेल्दी रहने के लिए और भी चीजें करते हैं, ठीक है। कोई अगर नाइट शिफ्ट कर रहा है और दिन में सो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी हेल्दी नहीं हो सकता। अच्छा नेक्स्ट, मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। देखिए स्टेटमेंट में क्लियर इतना ही लिखा है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। कहीं पर एसेंशियल है ऐसा नहीं लिखा है। दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, नाइदर वन नॉट टू। चलिए इसमें इस स्टेटमेंट का डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कुछ रेड कैट हैं, कुछ कैट डॉग हैं, एंड नो डॉग इज काउ। कोई भी डॉग काउ नहीं है, ठीक है। तो रेड के लिए आर यूज किया मैंने, कैट के लिए सी, डॉग के लिए डी और काउ ये मैंने लिख दिया। पहला है नो काउ इज कैट। देखिए काउ और कैट के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमने दोनों को दूर दूर रखा है। इसका मतलब इनके बीच में कोई जानकारी नहीं है, गलत हो गया। नो डॉग इज रेड, डॉग और रेड के बीच में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए दूर दूर रखा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सम कैट आर रेड, कैट और रेड आपस में कनेक्टेड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये बिल्कुल सही हो गया। तो हम बोलेंगे ओनली 3 इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ऑल कैट आर डॉग, सभी कैट डॉग हैं, एंड ऑल कैट आर ब्लैक। अब देखिए कैट जो है वो डॉग भी है, कैट जो है वो ब्लैक भी है, तो कैट को इस तरीके से आप ब्लैक में रख लेंगे और कैट को इस तरीके से आप डॉग में रख लेंगे। बट पूरा का पूरा डॉग के अंदर ब्लैक को मत रख लेना, ना ही ब्लैक के अंदर आप डॉग को रखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये सही डायग्राम है। अब यहाँ पर लिखा है ऑल डॉग आर ब्लैक, क्या सभी के सभी डॉग ब्लैक में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, गलत हो गया। सम डॉग आर नॉट ब्लैक। देखिए एक चीज याद रखना, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कभी पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन निगेटिव डेफिनेटली हो ही नहीं सकता। तो सम डॉग आर नॉट ब्लैक हम ये नहीं बोल पाएंगे, तो पहला भी सही गलत है, दूसरा भी गलत है। यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन सी जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। आपको अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही है कंक्लूजन, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर सिलॉगिज्म अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या फिर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। सम ग्रीन आर ब्लू, सम ब्लू आर ब्लैक। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। देखिए कुछ ग्रीन जो है वो ब्लू है और कुछ ब्लू जो है वो ब्लैक है, ठीक है। ग्रीन और ब्लैक दोनों को हमने दूर दूर रखा है क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फर्स्ट, सम ग्रीन आर ब्लैक। ग्रीन और ब्लैक क्या आपस में कनेक्टेड है? नहीं है, नहीं दिख रहे हैं, गलत, ठीक है, दूर दूर है। नो ग्रीन इज ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक क्या आपस में कनेक्टेड दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, ये भी गलत। ऑल ग्रीन आर ब्लैक, क्या सभी के सभी ग्रीन ब्लैक में नहीं है? ये भी गलत क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल ब्लैक आर ग्रीन, तो देखिए ब्लैक और ग्रीन के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए सारे के सारे गलत हो जाएंगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पॉजिटिव भी गलत, निगेटिव भी गलत, क्योंकि जिनके बारे में जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, सारे गलत है। चलिए नेक्स्ट, सम डॉक्टर आर टीचर। कुछ डॉक्टर टीचर हैं, सभी टीचर इंजीनियर हैं, एंड ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट। सभी टीचर इंजीनियर हैं और सभी के सभी इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, सभी के सभी इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अच्छा फर्स्ट कंक्लूजन है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। देखिए साइंटिस्ट और डॉक्टर आपस में कनेक्टेड दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दिख रहे हैं। देखिए साइंटिस्ट और डॉक्टर आपस में कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, सम का मतलब होता है कनेक्शन। अगर दो एलिमेंट कनेक्टेड दिख रहे हैं, जुड़ाव दिख रहा है उनके बीच में, तो सम डेफिनेटली ट्रू होगा, तो ये पहला ट्रू है। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, क्या इंजीनियर सभी के सभी डॉक्टर में? नहीं,
डॉक्टर एंड इंजीनियर का कुछ पार्ट कनेक्टेड है, बट दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर पूरा नहीं है, तो सारे के सारे इंजीनियर डॉक्टर ये गलत हो जाएंगे। सब इंजीनियर और डॉक्टर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर आपस में कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो इसका मतलब पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा का मतलब है ऑप्शन सी। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक। एंड नेक्स्ट है नो चेयर इज पेन, नो चेयर। अब देखिए चेयर को मैं बुक से कनेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पहला लिखा है कि ऑल चेयर आर बुक, तो पहला है हमारे पास ऑल चेयर आर बुक। क्या सभी के सभी चेयर बुक में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो गलत। सम चेयर आर पेन, चेयर और पेन के बीच में नो है, नो है तो सम तो हो ही नहीं सकता। ऑल बुक आर चेयर, क्या बुक सभी के सभी चेयर में है? नहीं है, गलत। नो चेयर इज बुक, क्या चेयर और बुक आपस में कनेक्टेड है? नहीं है, गलत। सॉरी, नो चेयर इज बुक, चेयर और बुक के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं, जो दूर है, जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि ए और सी के बीच में भी नो आ जाएगा। अगर मैं कंक्लूजन नो ए सी दे दूं तो ये ट्रू नहीं हो जाएगा, ये हम बोलेंगे डाउटफुल। देखिए जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में हर एक चीज डाउटफुल। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी, तो ए और सी के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसीलिए दूर दूर रखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो ए है, ये इसकी दुश्मनी बी से है, ये जो बी है इसकी दुश्मनी सी से है, तो क्या इससे ये भी साबित हो जाता है कि ए और सी दुश्मन है? भाई हमें सिर्फ इतना बोला है कि ए और बी की दुश्मनी है, हमें सिर्फ इतना बोला है बी और सी की दुश्मनी है, बट ए और सी दोस्त है कि दुश्मन, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है। कोई कहा कि ए बी को जानता है, बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, बट इससे ये साबित होता है कि ए और सी दोस्त है, ये साबित होता है कि ए और सी दुश्मन है। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसीलिए ए और सी को हमने दूर दूर रखा है। ठीक है, तो यही सेम चीज बी और सी दूर दूर है, इसका ये मतलब नहीं कि इनके बीच में नो है। नो चेयर इज बुक, ये हमारे लिए डाउटफुल सिचुएशन, गलत हो गया। तो सारे के सारे गलत हो गए, तो फिर अगेन यहाँ पर हम बोलेंगे नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस। देख लीजिए भाई, सभी चेयर बुक में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। सम चेयर आर पेन, देखिए चेयर और पेन के बीच में तो निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा ही। ऑल चेयर आर बुक, सभी के सभी चेयर बुक में नहीं है, ना ही नो चेयर इज बुक, तो सारे के सारे गलत हो गए, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज अ लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि लेट पी क्यू आर एस टी बी 5 स्टेटमेंट सच दैट इफ पी इज ट्रू देन बोथ क्यू एंड एस आर ट्रू। अगर पी ट्रू है तो क्यू एंड एस दोनों को ट्रू होना चाहिए, दोनों को ट्रू होना चाहिए अगर P ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q और S में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो P फॉल्स हो जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि P फॉल्स हो गया तो Q और S फॉल्स हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट, अगर R एंड S ट्रू हैं, इफ R एंड S, इफ R एंड S आर ट्रू देन T इज फॉल्स। अगर R एंड S ट्रू है तो T फॉल्स है। मतलब अगर T को ट्रू होना है तो R और S को फॉल्स होना चाहिए, R और S में से कोई एक फॉल्स हुआ तो T ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, कौन सा हम कंक्लूड कर सकते हैं? अब यहां पर लिखा है इफ T इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स। अगर T ट्रू है तो P या फिर R में से किसी एक को फॉल्स होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हमें पता है कि अगर R और S ट्रू है तभी T फॉल्स होगा। अगर R ट्रू हो गया, R ट्रू हो गया, ठीक है, तो T जो है वो भी ट्रू हो जाएगा। सॉरी, R फॉल्स हो गया, सॉरी सॉरी, R फॉल्स हो गया तो T जो है वो फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब R अगर यहां पर फॉल्स हो जाता है तो T जो है वो ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब R जो है एटलीस्ट वन, तो P को भी, P में से, ये भी तो हमें देखना है कि R जो है अगर इसको मैं फॉल्स कर देता हूं तो T जो है वो ट्रू हो जाएगा, ये तो ठीक है। बट P का फॉल्स, अब देखिए अगर P फॉल्स हो जाता है, यहां पर देखिए P अगर फॉल्स हो जाता है तो Q और S भी फॉल्स हो जाएंगे।
ठीक है, P फॉल्स हो जाएगा तो Q और S भी फॉल्स। अगर S फॉल्स हो जा रहा है P फॉल्स होने के कारण, तो S अगर फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है, S फॉल्स हो जा रहा है, तो R और S फॉल्स हो गए, R और S में से कोई एक फॉल्स हो गया, तो T जो है वो ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि T ट्रू हो रहा है तो R फॉल्स हो गया तो T ट्रू हो जाएगा, R फॉल्स हो गया तो भी T ट्रू हो जाएगा, या तो P फॉल्स हो गया, P फॉल्स हो गया तब भी R ट्रू हो जाएगा, सॉरी T ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P फॉल्स होने से Q और S जो है वो भी फॉल्स हो जा रहा है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू। देखिए अगर Q ट्रू है तो P ट्रू हो जाएगा? नहीं भाई, यहां पर क्लियरली मेंशन है, देखिए अगर P को ट्रू होना है तो Q और S दोनों को ट्रू होना है, केवल Q ट्रू हो जाएगा तो P ट्रू हो जाएगा ये हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए गलत है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर पहला ओनली वन, वन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स पी क्यू, ये आर है, पी क्यू आर एस टी, टू स्टेटमेंट आर ट्रू एंड वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर देखिए बोल दिया है दो स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए दो स्टेटमेंट जो ट्रू है वो कौन कौन सा है, तो पी क्यू, देखिए ट्रू स्टेटमेंट, वन ऑफ पी एंड क्यू वॉज सेलेक्टेड फॉर जॉब। तो P और Q जो है वो सेलेक्टेड, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट है, देखिए P Q R S T, यहां पर बोल रहा है कि वन ऑफ P एंड Q वॉज सेलेक्टेड फॉर जॉब, मतलब दोनों में से कोई एक, वन ऑफ P एंड Q, या तो P सेलेक्ट हुआ है तो Q सेलेक्ट नहीं हुआ है, या तो Q सेलेक्ट हुआ है P सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो दो केस बनेगा, एक बार P को सिलेक्शन दे देंगे, एक बार Q को। अच्छा ये फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ R एंड S वॉज सेलेक्टेड फॉर जॉब, कम से कम R और S में से कोई एक जॉब के लिए सिलेक्टेड है, मतलब ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन है कि आर और एस में से कोई एक तो कम से कम जॉब में सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ना ही आर ना ही एस कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहां पर क्लियरली मेंशन एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक, आर भी सेलेक्ट हो सकता है एस भी सेलेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब आर और एस दोनों सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो आर और एस तो सिलेक्शन लिए ही नहीं है, दोनों ही केस में आर और एस का सिलेक्शन होगा ही नहीं। एंड ट्रू स्टेटमेंट एक और है, एटमोस्ट टू ऑफ आर एस एंड टी वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा दो लोग। तो ज्यादा से ज्यादा दो लोग मतलब एक भी ना हो, जीरो, एक हो जाए वो भी चलेगा, दो हो जाए वो भी चलेगा, 0 1 2 आर एस और टी में। अच्छा हमें पता है कि आर और एस का तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं है फॉल्स स्टेटमेंट पे, तो इसका मतलब ये है टी का सिलेक्शन हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि टी का सिलेक्शन हो जाए, और ये हो सकता है टी का सिलेक्शन ना हो। तो एटमोस्ट टू ऑफ आर एस एंड टी वे सिलेक्टेड फॉर जॉब, तो आर और एस तो हमें पता है कि दोनों ही केस में सिलेक्टेड नहीं है, तो टी का जो है वो सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, टी का सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर देखिए कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, एटलीस्ट फोर वेर सेलेक्टेड फॉर जॉब। हमें पता है कि यहां पर एक दो, दो लोग का तो ऑलरेडी सिलेक्शन है ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा तीन लोग ही सेलेक्ट हो पाते। फॉर एग्जाम्पल आर और एस नहीं है तो तीन लोग, तो चार के चार, कम से कम चार बोल रहा है, तो ये तो गलत कंक्लूजन है। नेक्स्ट, एस वॉज सेलेक्टेड फॉर जॉब, हमें क्लियरली पता है कि भैया आर और एस जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो ये भी गलत हो गया। इतना कुछ नहीं भी करना पड़ता, अगर हम सिर्फ कंक्लूजन को पढ़ते तो भी हमें पता है कि चार लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, और हमें ये भी पता है आर और एस सेलेक्टेड नहीं है, तो एस वॉज सेलेक्टेड ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हम बोलेंगे नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वेन आरे का सवाल है। देखिए यहां पर लिखा है कि ग्रुप, इन अ ग्रुप ऑफ 120% 80% आर इंडियंस, तो 120 में 80 जो है वो इंडियंस हैं और रेस्ट जो है वो फॉरेनर्स हैं, मतलब 40 जो बच गए वो फॉरेनर्स हैं। ठीक है 40। अब हो रहा है फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज।
अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है 20, 30, 30 और लेस, 30 और मोर। देखिए एग्जैक्टली तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए 70% जो है वो फॉरेन, 70%, 70 लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अब ये 70 लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, ये पूरे के पूरे इंडियंस हो सकते हैं, हो सकते हैं फॉरेनर्स को इंग्लिश ना आता हो, जीरो हो सकता है। या ये हो सकता है कि पूरे के पूरे 40 फॉरेनर्स को इंग्लिश आता हो, और जो बच गए 30, तो वो 30 इंडियन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 20 तो कभी किसी भी हाल में नहीं हो सकता, 30 और लेस। अब देखिए ये तो एक मिनिमम केस है ना कि 40 के 40 फॉरेनर्स को इंग्लिश आता है, तो 30। अगर यहीं पर मान लो 40 के जगह 30 ही फॉरेनर्स हों, तो यहां पर बाकी जो इंग्लिश बोलने वाले वो तो 40 के 40 इंडियन हो जाएंगे। तो यहां पर बोलने का मतलब ये है कि 20 और 30 दोनों गलत हो गया, 30 और लेस भी गलत हो गया, 30 और मोर ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए अगर 40 फॉरेनर्स को इंग्लिश आता है, तो कम से कम 30 इंडियंस है जिसको इंग्लिश आता है, बट 30 से कम तो होंगे नहीं। अगर यहां पर 39 फॉरेनर्स को आता है, तो यहां पर तो 41 हो जाएगा, यहां 38 हो गया, तो यहां पर तो 42 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 41 नहीं, सॉरी 31, ये 31, 32, ठीक है। इसका मतलब तो ये है कि एटलीस्ट 30 को तो आता ही है, और उससे ज्यादा को भी हो सकता है आए। तो यहाँ पर कितने इंडियंस है जो इंग्लिश स्पीक कर सकते, बोल सकते हैं, तो वो है 30 और मोर। चलिए नाउ विल डिस्कस लास्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 15 people, 7 can read French, 8 can read English, while 3 of them can read neither of these two languages. The number of people who can read exactly one language is. देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ऐसा पोर्शन जो फ्रेंच बोलता होगा, एक ऐसा पोर्शन जो इंग्लिश बोलता होगा, और ये वो ऐसा पोर्शन है जो दोनों बोलते होंगे, दोनों। तो इसका ये मतलब नहीं कि 7 कैन रीड फ्रेंच एंड 8 कैन रीड इंग्लिश। यहां पर ऐसा लिखा होता कि 7 कैन रीड ओनली फ्रेंच, और 7 कैन रीड ओनली इंग्लिश, सॉरी 8 कैन रीड ओनली इंग्लिश, तब सवाल अलग होता। बट यहां पर लिखा है कि 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश। मतलब यहां पर जो केवल फ्रेंच बोलते होंगे वो कुछ लोग होंगे यहाँ पर, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, ठीक है, वही निकालना है एग्जैक्टली फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं। और ये यहाँ पर वो एक पोर्शन होगा, यहाँ पर एक वो पोर्शन होगा जो केवल इंग्लिश बोलते हो, ओनली इंग्लिश, और ये ओनली फ्रेंच। और यहाँ पर इन 7 और 8 में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल टू, यहाँ पर अगर ये फ्रेंच को ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, तो यहाँ पर ए और बी को जोड़ देंगे, माइनस जो दोनों, बोथ, जो दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, प्लस जो एक भी लैंग्वेज नहीं बोलते होंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा है वाइल नन 3 ऑफ देम कैन रीड इंग्लिश, सॉरी कैन रीड नीदर ऑफ दिस टू लैंग्वेज। अब देखिए, अच्छा ये ऐसा तो दिया नहीं है, तो अब यहां पर देखो 8 जो है, अच्छा टोटल 15 है। अभी ये निकालेंगे कि बोथ, दोनों लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज जितने बोलेंगे फिर बहुत आराम से हम माइनस करके आंसर निकाल देंगे। देखिए फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं, 7 फ्रेंच बोलते हैं, 8 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। दोनों कितने लोग बोलते हैं ये नहीं पता, प्लस नन, एक भी लैंग्वेज नहीं बोलते, वो है 3। अब 7 और 8 ये हो गया 15, यहाँ पर 15 है, ये भी 15 हो गया, माइनस बोथ प्लस 3, 15 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बोथ इधर चला जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो बोथ, तीन, तीन ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते होंगे। तो यहां पर ये जो पोर्शन है ये यहां पर आएगा 3। अब मुझे पता है कि टोटल फ्रेंच जो बोलते हैं वो है 7, और टोटल इंग्लिश जो बोलते हैं वो है 8। तो ओनली फ्रेंच जो बोलते होंगे, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4। तो ओनली फ्रेंच बोलने वाला ये वाला जो पोर्शन है 8, और ओनली इंग्लिश बोलने वाला 8 में से 3 घटा दूंगा तो 5। तो ओनली इंग्लिश बोलने वाला 5। अब यहां पर लिखा है नंबर ऑफ पर्सन हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। तो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, 4 एग्जैक्टली फ्रेंच बोलते हैं, 5 एग्जैक्टली इंग्लिश बोलते हैं, 4 और 5 9 हो जाएगा। आंसर इसका जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे क्वेश्चंस आपके वेन डायग्राम, सिलोगिज्म एंड लॉजिकल डिडक्शन के। तो इससे पहले मैंने एक
पार्ट अपलोड कर दिया है और ये है आपका सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये सेशन मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे, आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।